गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास। आज हम बी पार्ट सेकंड के अंतर्गत हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने देखा था कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करके जो है मुगल वंश की स्थापना की थी और बाबर के मृत्यु के बाद उनका पुत्र हुमायूं मुगल वंश का शासक बनता है। 6 मार्च 1508 को जन्मे हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं ने तुर्की, अरबी और फारसी का अध्ययन किया था, लेकिन हिज्जे एवं शैली में उसे बहुत ही कम जानकारी थी। अतः विचारों और साहित्य लेखन शैली में उसे विद्वतापूर्ण यथोदता प्राप्त नहीं हुई। ऐसा माना जाता है कि उत्तरी भारत पर बाबर की विजय के बाद उसने कुछ हिंदी भी सीख ली थी। साहित्य और काव्य के अलावा उसे गणित, दर्शनशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, फलित एवं गणित में भी रुचि थी। सैन्य शास्त्र के बारे में उसने काफ़ी कुछ सीख लिया था। बाल्यावस्था के दौरान ही बाबर ने उसे सिविल एवं फौजी शासन व्यवस्था संभालने की शिक्षा दी थी। पानीपत की लड़ाई से पूर्व आदिम खां द्वारा संचालित अफगानों के एक लड़ाकू दल का सामना करने हेतु उसे भेजा गया था। हिसार फिरोजा के निकट हुमायूं ने आदिम खां को हरा दिया। वह उस समय 18 वर्ष का था। युद्ध का यह उसका पहला अनुभव था। आगे चलकर वह पानीपत और खनवा के युद्धों में लड़ा और अफगानों से अनेक बार मुठभेड़ की। 1526 में हिसार फिरोजा का जिला उसके नाम कर दिया गया। बाबर की मृत्यु के 4 दिन तक हुमायूं ने अपने राज्याभिषेक नहीं कराया। इस बीच उसके विरुद्ध जिसमें उसको गद्दी से हटाने और मेहंदी ख्वाजा को राजगद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र रचा गया था। प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खां खलीफा ने, जिसने हुमायूं के विपक्ष में अपनी धारणा बना ली थी, सोचा कि राज्य का स्वार्थ इसी बात में है कि हुमायूं के उत्तराधिकार की अवहेलना की जाए और मेहंदी ख्वाजा के राज्यारोहण की पुष्टि उच्चाधिकार से करा ली जाए। मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई था और उसकी बहन खान जमा बेगम का पति था। वह अनुभवी और योग्य शासक था। इधर हुमायूं में कोई विशेष योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया था। हुमायूं के मुश्किल दौर के अंतर्गत बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित तो कर दिया था, लेकिन वह शासन से जुड़ी सभी समस्याओं को पूर्ण अंत नहीं कर पाया। इसका प्रमुख कारण अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाना है। कई ऐसे वर्ग थे जो उसकी मृत्यु के बाद सिर उठाने लगे, विशेषकर अफगान, जिनका दमन कर वह दिल्ली को विजित किया था। उसके सगे संबंधी भी हुमायूं को शासक के रूप में नहीं देखना चाहते थे। अतः हुमायूं साम्राज्य का जो ताज पहना था वह कांटों से भरा पड़ा था। अफगान लोग। बाबर इब्राहिम लोदी के संपूर्ण परिवार का अंत नहीं कर पाया था। सुल्तान इब्राहिम के भाई महमूद लोदी ने मुगलों के हाथों से अपने पूर्वजों की राजगद्दी को पुनः प्राप्त करने की आशा और आकांक्षा का भी त्याग नहीं किया था। शेर खां सूरी अफगानों को एक शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में ढालने का अवसर ताक रहा था, ताकि उसकी सहायता से वह एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सके। इसके अतिरिक्त बिब्बन और बायजीद, जिनको उनके राज्य से निकाल दिया गया था, पुनः अपने राज्यों पर अधिकार करने के सुअवसर की प्रतीक्षा में बैठे थे। बंगाल का नुसरत शाह सक्रिय रूप से अफगानों को सहयोग दे रहा था। बाबर को भारत में आमंत्रित करने वाले प्रमुख उत्तरदायी व्यक्तियों में आलम खां गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में शरणार्थी के रूप में रहता था। मिर्जा वर्ग। मुगल साम्राज्य में एक वर्ग मिर्जाओं का था जो स्वयं की तैमूर वंशी मानते थे। इनमें प्रमुख मोहम्मद जमान मिर्जा था। वह हिरात के सुल्तान हुसैन बेकरा का पोता था और हुमायूं की सौतेली बहन मासूमा बेगम से उसने विवाह किया था। वह एक अनुभवी सैनिक था, किंतु बड़ा उपद्रवी और चंचल आदमी था। वह इतना महत्वाकांक्षी था कि दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार करने की क्षमता वह रखता था। दूसरा प्रमुख मिर्जा मोहम्मद सुल्तान था। वह भी तैमूर की पीढ़ी में ही था और हिंदुस्तान की राजगद्दी का आकांक्षी था। तीसरा मेहंदी ख्वाजा था, जिसको बाबर के प्रधानमंत्री ने राज्याधिकार के लिए चुन लिया था। आत्मनिर्णय के अभाव के कारण वह अवसर को खो चुका था। कुछ भी हो, शहनशाही सैन्य खंड का कमांडर और बाबर का निकट संबंधी होने के कारण उसने स्वयं को बाबर के बराबर ही समझ लिया। कुछ अन्य उच्चाधिकारी हुमायूं के बराबर समझ लिया। कुछ अन्य उच्चाधिकारी भी थे जो चगताई तुर्क थे और मुगल राजवंश से उनका संबंध था। सगे संबंधी से उत्पन्न समस्याएं। हुमायूं का एक सगा भाई कामरान, जो हुमायूं से 6 वर्ष छोटा था, पहले से ही काबुल और कंधार पर शासन कर रहा था।
दिल्ली के राजा सिंहासन पर उसकी अत्यंत लालसापूर्ण दृष्टि लगी थी। दूसरा भाई अस्करी हुमायूं से 8 वर्ष छोटा था। तीसरा हिंदाल था जो अस्करी से 2 वर्ष छोटा था। ये लोग भी बड़े झगड़ालू, उपद्रवी और महत्वाकांक्षी थे, किंतु इनमें असाधारण योग्यता और चरित्र बल का इनमें नितांत अभाव था। बाबर की विरासत से जुड़ी समस्याएं भी हुमायूं के लिए थी। इस प्रकार देखा जाए तो हुमायूं की समस्याओं के लिए बाबर भी उत्तरदायी था। वह अपनी शासन व्यवस्था को सही तरह से स्थापित नहीं कर सका था। उसने अपने प्रजा के हृदय पर विजय पाने का प्रयत्न तक नहीं किया। प्रजा अभी मुगलों के वो विदेशी आक्रांता के रूप में ही देख रही थी। उसकी अनुचित और अनावश्यक उदारता के कारण शाही खजाना खाली हो चुका था, जिससे आरंभ से ही हुमायूं की शासन व्यवस्था को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। फौजी जागीरों की व्यवस्था द्वारा अनेक बड़े बड़े सरदार उठ खड़े हुए थे जो नए राजा के संकेत पर चलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि राजा निर्बल और अस्थिर चित्त का व्यक्ति है। हुमायूं के कानों में उसके पिता का अंतिम उपदेश भी गूंजा करता था कि चाहे उसके भाई अच्छे व्यवहार के योग्य हो अथवा न हो, किंतु हुमायूं को उनके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। कर्तव्यपरायण पुत्र होने के नाते उसने इस उपदेश की अवहेलना नहीं की। यद्यपि प्रत्येक परिस्थिति में उसके अनुसार चलने के प्रयत्न में उसे हानि उठानी पड़ती थी। इस प्रकार बाबर ने अपने पुत्र को ऐसी विरासत छोड़ी थी जो बड़ी डामाडोल थी। बाह्य समस्याएं। हुमायूं को समक्ष आंतरिक समस्याओं के अलावा कुछ बाह्य समस्याएं भी थी। बंगाल व गुजरात इन 2 प्रतिद्वंदियों से उसे विशेष भय था। बंगाल के राजा का विश्वास था कि बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके साथ हुई संधि का भी अंत हो गया। वह बिहार के अफगानों का खुलकर साथ दे रहा था। गुजरात का बहादुर शाह प्रसिद्ध योद्धा था। उसने मालवा तथा मेवाड़ को जीतने की योजना बनाई थी, किंतु उसके जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार करने की थी। एक प्रकांड कूटनीति के नाते उसने बिहार के अफगानों से एक समझौता कर लिया ताकि वे मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के समान प्रयत्न से उसे सहयोग दें। व्यक्तिगत समस्याएं। भारत में मुगलों के इतिहास की संकटमय घड़ी में यह आवश्यक था कि उसके शासक उत्कृष्ट सैन्य संगठन की कुशलता से पूर्ण हो और कूटनीतिज्ञ दक्षता और राजनीतिक पटुता के साथ किसी भी स्थिति का सामना पूर्ण साहस और अविचल भाव से कर सके। लेकिन हुमायूं यद्यपि 23 वर्ष का हो चुका था, तब उसमें उक्त योग्यताओं का अभाव था। बौद्धिक योग्यता और साहित्य के प्रति अभिरुचि होते हुए भी उसने फौजी प्रतिभा और इच्छा शक्ति का अभाव था। राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था के मामलों में वह पूर्ण बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि विहीन था। इसके अतिरिक्त वह क्रियाशील व्यवसायी पुरुष नहीं था। किसी बात को शीघ्र तय करने और शीघ्र उसे झटपट संपादन कर डालने में भी वह कोरा था। लेनपुर ने टीकी लिखा है कि उसमें चारित्रिक बल और संकल्प शक्ति का अभाव था। डटकर प्रयत्न करना उसकी शक्ति के बाहर था। विजय प्राप्ति के थोड़ी देर बाद ही वह अपने हरम में जाकर आनंद में पड़ा रहता था और वह अपने अमूल्य समय को अफीमची के सपनों की दुनिया में नष्ट करता रहता था। इधर उसके शत्रुओं का गर्जन उसके द्वार पर सुनाई दे रहा था। स्वभाव से दयालु होने के कारण उसे वहाँ दंड देना चाहिए, वहाँ समाधान करता था। नम्र स्वभाव और मिलनसार होने के कारण वह ऐसे नाजुक व्यक्ति खाने पीने में मौज करता नजर आता था, जबकि उस समय उसे युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए था। उसके चरित्र में आकर्षण तो है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। निजी जीवन में वह प्रसन्नचित्त था और उसकी वृत्तियाँ शुद्ध थी तथा उसका संपूर्ण जीवन बल मन साहस से भरा था, किंतु बादशाह के रूप में वह असफल रहा। इस प्रकार हुमायूं स्वयं अपने लिए ही समस्या बन बैठा और वह स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध हुआ। हुमायूं की गलतियाँ। हुमायूं को अपने जीवन में बहुत ठोकरें खानी पड़ी थी। उसकी इस स्थिति के लिए वह कई कारण जिम्मेदार माने जा सकते हैं। कुछ उसके शासन संबंधी समस्या है तो कुछ उसके द्वारा की गई गलतियाँ। हुमायूं ने शासन संबंधी कुछ ऐसे निर्णय लिए जो उसी की राह में बाधक साबित हुए। अपने शासनकाल के दौरान उसने जो प्रमुख गलतियां की भी उन पर आगे प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले गलती से साम्राज्य का विभाजन। अपने शासन के आरंभ से ही हुमायूं ने अपने निर्णयहीनता के कारण हानि उठानी आरंभ कर दी। साम्राज्य को अपने चचेरे भाई और चचेरे भाइयों में विभाजित कर उसने पहली भूल की। अपने द्वेषी तथा प्रतिद्वंदी भाइयों का कड़ा नियंत्रण रखने के बजाय उसने अपने राज्य का भागीदार बना दिया। सुलेमान मिर्जा को बदख्शां में स्थायी पद दे दिया गया। हिंदाल को बदख्शां में से लौटने पर मेवात का विस्तृत क्षेत्र जागीर में दे दिया गया।
जिसमें आधुनिक अलवर, गुड़गांव और मथुरा के जिले तथा आगरा गुजरात सम्मिलित था, और एक शक्तिशाली सेना का सरदार बनाकर उसे मेवात की राजधानी अलवर भेज दिया गया। संभल का जिला अस्करी के नाम पर कर दिया गया। यह भी मेवात की तरह घना बसा हुआ विस्तृत प्रदेश था। कामरान को, जो कि खुल्लम-खुल्ला विद्रोह कर रहा था, काबुल और कांधार का स्थायी अधिकारी ही नहीं बना दिया गया, बल्कि पंजाब और हिसार फिरोजा के जिलों पर बलात् अधिकार कर लेने के लिए छोड़ दिया। पंजाब और हिसार के अपहरण को स्वीकार कर हुमायूं ने अपने पिता के साम्राज्य संगठन की जड़ काट दी। काबुल, कांधार और सिंध के क्षेत्र कामरान के अधिकार में चले जाने से सेना के लिए रंगरूटों की भर्ती का सबसे अच्छा क्षेत्र हाथ से निकल गया। मुगल मध्य एशिया से अपने सेना में सैनिकों की भर्ती किया करते थे। कामरान का पंजाब और अफगानिस्तान का वास्तविक शासक बन जाने की स्थिति में हुमायूं का संपर्क मध्य एशिया से टूट गया और उसे सिंधु के पार रंगरूटों की भर्ती करने से वंचित होना पड़ा। हिसार पर अधिकार करने से कामरान ने पंजाब और दिल्ली के बीच की सदर सड़क पर ही अपना अधिकार सुरक्षित कर लिया। फौजी अधिकारियों को बहुत अधिक मात्रा में भूमि वितरित करने की घातक नीति के दुष्परिणामों को समझने में असमर्थ रहा, जिसके लिए उसका पिता भी उत्तरदायी था। भाइयों में साम्राज्य को विभाजित करने पर भी मानो उसे संतुष्टि न मिली हो, इसलिए उसने अपने प्रत्येक सरदार को जागीरें दे दी। इसका परिणाम यह हुआ कि उक्त मुगल अधिकारियों को स्वच्छंद स्वाधीन होने का प्रोत्साहन मिला और हुमायूं को अत्यंत बाधाओं का सामना करना पड़ा। कालिंजर का अभियान 1531 ईस्वी में। सत्ता संभालने कुछ ही महीने हुए थे कि हुमायूं को पता चला कि कालिंजर दुर्ग का शासक अफगानों का समर्थक है, अतः उसने उस किले को घेर लिया। वह घिरा कुछ महीनों तक पड़ा रहा और अंत में हुमायूं को उससे सुलह करनी पड़ी। उसने राजा से जनधन की हानि का मुआवजा लिया ताकि शीघ्र ही वह पूर्व में अफगानों को उपद्रव का सामना करने के लिए वहां से चल दे। कालिंजर का अभियान एक बड़ी भूल थी। राजा को पराजित नहीं किया जा सका और हुमायूं अपने लक्ष्य की पूर्ति में असफल रहा। राजा आसानी से अपनी तरफ मिला लिया जा सकता था और उसको मित्र बनाया जा सकता था। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं का जो अन्य अभियान है, चुनार का अभियान, बहादुर शाह से युद्ध वगैरह का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।